नमस्कार, मैं तनवीर सर फ्रॉम बिहार, ईस्ट चंपारण मोतिहारी। दोस्तों, आप थंबनेल ही देख करके इस चैनल पर अभी आए होंगे। थंबनेल में क्या था कि बिहार सक्षमता परीक्षा 2023। तो बिहार सक्षमता परीक्षा जो होने वाला है, जैसा कि बताया जा रहा है कि वह दिसंबर में ही होने वाला है। वो भी क्लियर हो जाएगा जल्द ही। फिलहाल उससे रिलेटेड यानी उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो सब्जेक्ट उसमें जो है सब पढ़ना है। यानी कि इस चैनल पर आपको मिक्स मिलेगा। अभी फ़िलहाल आज का जो सेट है, ये पहला नंबर सेट है, फिज़िक्स का है और भौतिकी जिसको बोलते हैं हिंदी में, उससे 20 क्वेश्चन हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इसके बाद 2-4 सेट के बाद ये भौतिकी, केमिस्ट्री यानी उसके बाद से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बाद आपको मिक्स क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा, यानी ऑल सब्जेक्ट से होगा। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। लेकिन उसमें एक चीज़ और है कि हमने लिखा है कि उठो, जागो और खुद को साबित करो। भई हम नियोजित शिक्षक जो है हमेशा ही खुद को साबित किए हैं, पता नहीं अभी कितना बार साबित करना होगा। लेकिन यह शायद आखिरी बार साबित करना है। तो खुद को कमज़ोर अभी दिखाना नहीं है, नींद को थोड़ा-सा ख़त्म कीजिए और लग जाइए आज ही से, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर दिन जो है इस चैनल पर आपको 1 से 2 सेट मिल जाएगा, जिसे आप कभी मिस नहीं कीजिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में हर एक क्वेश्चन को जो है आपको मिलेंगे। नए होंगे आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो बच्चे अगर आपके घर में 10वीं का है, जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी यह फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, वह कारगर होगा 110%। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो है हम देखते हैं यहाँ पर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम, सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे, थोड़ा-सा समझेंगे यहाँ पर। भई भगाइएगा नहीं वीडियो को, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर समझने की आप कोशिश कीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए, जिससे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम जो है यह इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णपट। तो क्या कहता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले एक जो है टॉपिक समझते हैं इसके लिए। हम इसके लिए एक प्रिज्म बनाते हैं। प्रिज्म हमेशा त्रिभुज के आकार का बनाया जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं। अब हम ये जो है प्रिज्म बना लिए और यह एक श्वेत प्रकाश हो गया। इस प्रिज्म से होकर के श्वेत प्रकाश को गुजार रहे हैं हम। चलिए, ये इसमें जो है 2 बार परावर्तन होता है। एक इसमें अंदर प्रवेश किया तब, और एक फाइनल जब इसमें से बाहर जब निकलता है तब। तो ये फाइनल निकल गया बाहर प्रिज्म से होकर के। और इधर एक हम पट्टी देते हैं, उजला पट्टी, ये वाला हो गया हमारा, क्या हो गया? इसको उजला पट्टी हम बोल दिए यहाँ पर। चलिए, यही है क्या हमारा? उजला पट्टी है ये वाला, उजला पट्टी हो गया ये, जिसको आप पर्दा कह सकते हैं। अब इसी पर जब प्रिज्म से जब ये श्वेत प्रकाश को बाहर गुजारा जाता है, तो यह अपने सातों रंगों में क्या हो जाता है? बँट जाता है। नहीं, ये मतलब श्वेत प्रकाश का मतलब जो धूप होता है वही श्वेत प्रकाश होता है, वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो उसी को यहाँ पे कह रहा है कि यह अपने 7 रंग में बँट जाता है, जिसको हम यह वर्णपट बोलते हैं हिंदी में। यानी कब हुआ ऐसा? तो जब प्रिज्म से गुजारा गया तब, मतलब प्रिज्म से गुजारने पर ऐसा हमको मिलता है। तो ऑप्शन अब देखते हैं इसका क्या है कि पहला नंबर है ऑप्शन नंबर 1 काँच की सिल्ली, जो गलत है। अवतल दर्पण है, यह भी गलत है। उत्तल लेंस, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है प्रिज्म, नहीं, तो प्रिज्म ऑप्शन नंबर डी, यह इसका राइट आंसर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2
यह कहता है विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिए विद्युत परिपथ, विद्युत का मतलब हो गया बिजली, घर में जो लाइन आता है उसी को हम विद्युत बोलते हैं। परिपथ का मतलब होता है रास्ता। अब विद्युत परिपथ यानी लाइन जो होता है, करंट जो पास करता है उस रास्ता में यानी विद्युत जो धारा होता है, उसको मापने का जो है यंत्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आमीटर बोलते हैं। विद्युत परिपथ में धारा की मापने के लिए जो यंत्र होता है, उसको मापने के लिए हम जो यंत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आमीटर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, वोल्टमीटर जो होता है ये वोल्टमीटर वोल्टमीटर वोल्टेज मापने वाले को बोलते हैं। वोल्टेज मापा जाता है उस यंत्र को वोल्टमीटर बोला जाता है। और गैल्वेनोमीटर जो होता है, वह चुंबकीय होता है और उसको कंपास में यूज किया जाता है यानी दिशा पता करने के लिए। नहीं, तो इसलिए विद्युत परिपथ में धारा को मापने का जो यंत्र होता है उसको एमीटर बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो याद रखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब वह दोनों नियम ज़रा-सा हम देखते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक समतल दर्पण बना देते हैं भई। यह हो गया हमारा क्या? समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण का मतलब हो गया कि घर में आप जो ऐनक यूज़ करते हैं, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, नहीं, अब उसको जो है उसका कवर हटा के देखिएगा तो शीशा जिसमें चेहरा दिखता है, वह परावर्तक सतह कहलाता है और उसके पीछे जैसे ही पलट कर आप देखिएगा, तो पेंट किया होगा। तो पेंट जो होता है उसी को हम कलई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलई बोलते हैं। और यही जो है हमने बनाया है, यही कलई है मतलब यह पेंट किया हुआ है। और परावर्तक सतह जो है चेहरा जिसमें दिखता है तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया। अब इस पर जो है आप देखते होंगे अक्सर अगर धूप में उसको चमकाते हैं तो जिस दिशा में जिस तरह से जितना एंगल बना के आप चमकाइएगा उतना एंगल बनाते हुए वह क्या होता है दूसरे तरफ रिफ्लेक्शन हो जाता है, उसका मतलब परावर्तन हो जाता है उस किरण का। तो मतलब यहाँ उस इस दर्पण पे समतल दर्पण पे अगर हम एक क्या किए यहाँ पे किरण हम ला दिए, मतलब एक किरण क्या हो गया इस पर पड़ा, यहाँ पे समतल दर्पण पे इस बिंदु पर पड़ा। पड़ने के बाद क्या होगा कि यह दूसरे दिशा में इसका परावर्तन हो गया, दूसरे दिशा में चला गया। लेकिन याद रखिए जिस बिंदु पर पड़ता है इसको हम ओ से दर्शाते हैं और इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। है ना? आपतन बिंदु बोलते हैं इसको। अब याद रखिए ये जो बिंदु है इस पर एक अभिलंब भी रहता है मतलब परपेंडिकुलर। अब देखिए ये जो किरण जो आया इसको बोलते हैं आपतित किरण और जो चला जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण का मतलब इस बिंदु पर आपतन हो गया, पड़ गया। परावर्तित का मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद यह क्या हो गया रिटर्न हो गया, चला गया दूसरे देश में मतलब परावर्तित हो गया। और यह एक अभिलंब यहाँ हो गया, ओ बिंदु पर जो पड़ता है यहाँ परपेंडिकुलर दे दिया गया। अब परपेंडिकुलर यानी अभिलंब और आपतित किरण जो है इनके बीच में एगो कोण बनता है जिसको आई बोला जाता है, आई से दर्शाया जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण जो होता है इसके बीच में एगो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आर, यानी आर से दर्शाया जाता है। अब ये दोनों आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण बोलते हैं जिसको आई से दर्शाया जाता है। और परावर्तित किरण जो है ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं और उसको हम आर से दर्शाते हैं। याद रखिएगा ये आई और आर हमेशा बराबर होते हैं। आई पहला नंबर, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, ये हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं और यह पहिल का नियम होता है। दूसर का नियम ये कहता है कि ये आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया, ये वाला बिंदु जो है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं मतलब एक ही बेस में होते हैं। यह क्या हो गया? दूसरा नियम हो गया। मतलब ये कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं भाई?
2 ठो नियम होते हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा यहीं से कि ये तो प्रकाश के परावर्तन कहा है यहाँ पर, एक आता है अपवर्तन। अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो मेरे भाई याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 ही नियम होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, मतलब विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है वाट, ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है ओम। तो इसको रटने से बेहतर है कि ये चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग पहले यहाँ समझें। सबसे पहले नंबर है यहाँ, पहला नंबर ए जो है वाट जो दिया है, तो याद रखिएगा वाट जो है यह शक्ति का एसआई मात्रक होता है, जिसको पावर बोला जाता है। वाट किसका एसआई मात्रक होता है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है। और एम्पियर जो है यह विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है ना। और ओम जो है, देखिए ओम जो है यह प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ओम किसका एसआई मात्रक होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो अब एक ठो बच गया वोल्ट, तो यह किसका एसआई मात्रक होता है भाई? वोल्ट, सॉरी विभवांतर जो है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है, यानी कि वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। अगर ये सारे के सारे जो है इसके बारे में आपको पता होगा तो आपको याद करने का आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, फिर से एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का जो संकेत है ऐसे ऐसे बना रहता है, याद रखिए कहीं पे तार पे आप देखिएगा ऐसे बना रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है स्पष्ट दृष्टि। स्पष्ट मतलब साफ, दृष्टि का मतलब होता है जो आप देखते हैं, दृष्टि। तो स्पष्ट दृष्टि मतलब मानव नेत्र जो है उसका देखने की जो है क्षमता जो है वह, उसका न्यूनतम दूरी जो है कितना होना चाहिए, कितना होता है, मतलब कम से कम दूरी जो है कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो आँख है, नेत्र जो है वह साफ रूप से, स्पष्ट रूप से वह जो है कितना दूरी तक देख सकता है, कम से कम वह कितना होता है। तो 10 सेंटीमीटर यह ऑप्शन गलत है, 15 सेंटीमीटर ऑप्शन गलत है, 20 सेंटीमीटर ऑप्शन गलत है। याद रखिएगा, यह याद रखने वाला है कि वह हमेशा 25 सेंटीमीटर जो होता है हो, होता है, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि जो है न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। अक्सर आप घर में बच्चों को पढ़ते हुए डांटते होंगे, अगर कोई बच्चा काफी नजदीक पढ़ता है, नजदीक से, तो उसको डांटते होंगे कि 1 हाथ की दूरी पर पढ़ाई करो। इसके पीछे रीजन है कि आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ाई कीजिए। 25 सेंटीमीटर के दूरी से कम दूरी पर आप पढ़ते हैं, आप खुद पढ़ के देखिएगा तो आपको धुंधलापन दिखाई देगा, सर में दर्द होने लगेगा और इससे बहुत सारी बीमारियां जो है पैदा हो जाएंगी। यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी जो है यह सफिशियंट है, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं, 25 सेंटीमीटर कम से कम हमारे न्यूनतम दूरी जो होता है वह देखने की होती है स्वस्थ मनुष्य के लिए। एक बात यहाँ याद और रखने की है कि ये कह दिया न्यूनतम दूरी, अगर यहीं पर कह दे अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी, तो स्पष्ट दृष्टि की मतलब स्वस्थ नेत्र के लिए अधिकतम दूरी कितना है? तो भाई अधिकतम दूरी जो है वह होता है अनंत। क्या होता है? अनंत, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। आप रात में ही देख लीजिए, आपको चंद्रमा भी दिखाई देता है, तारे भी दिखाई देते हैं, दिन में सूरज भी देख सकते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। तारा जो है जिसका कोई अंत नहीं है वह देख सकते हैं। मतलब स्वस्थ मनुष्य के लिए अधिकतम दूरी पूछा जाए तो वह कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? क्या कहता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो है माइक्रोस्कोप को बोलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी हिंदी हो गया, माइक्रोस्कोप जो है वह इंग्लिश हो गया। तो सरल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप को बोला जाता है। इसमें कह रहा है कि किसका उपयोग होता है, ये 4 ठो ऑप्शन दे दिया है। अवतल दर्पण,
बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस, डी है उत्तल लेंस। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि सूक्ष्मदर्शी जो होता है, ससूक्ष्मदर्शी जो होता है, माइक्रोस्कोप जो होता है, उसमें दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, दर्पण का यूज़ नहीं किया जाता है। इसलिए ये दोनों दर्पण वाला पहले ऑप्शन हम काट देंगे, ये तो गलत हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बच गया ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो इसमें ध्यान देने की बात है, अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है और उत्तल लेंस क्या करता है, जो है एकत्रित करता है। तो याद रखिए अवतल लेंस फैलाता है, मतलब ये क्या कर, मान लीजिए एक बिंदु हो गया, प्रकाश निकल रहा है, तो ये क्या किया, फैला दिया, ये फैलता हुआ चला गया। तो जो फैलता हुआ चला गया उसका तो यूज़ कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। उत्तल लेंस क्या करता है, एक बिंदु पर जो है एकत्रित करता है, लाके रख देता है, जमा कर देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा हमेशा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। भाई युक्ति का मतलब होता है, समझ जाइए, युक्ति यहाँ पर यंत्र से है, मशीन से है, कि विद्युत धारा मतलब बिजली जो प्राप्त होता है हमको, विद्युत धारा बिजली लाइन जो प्राप्त होता है घर में, नहीं तो इसमें से ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से उसको हम क्या कहेंगे, उस मशीन को क्या कहेंगे, उस यंत्र को क्या कहेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जनित्र, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, जनित्र। तो हालांकि इसका राइट आंसर जनित्र ही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका आंसर। अब जरा सा समझते हैं इसको। जनित्र जो होता है, जनित्र जो होता है, इसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं भाई, जनरेटर। जनरेटर आपके घर पर भी होगा, नहीं होगा तो गांव में जरूर होगा, शहर में जरूर होगा, जनरेटर। इसको आम भाषा में जनित्र को क्या बोलते हैं, जनरेटर, है ना। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, है ना। अब आमीटर और मोटर, गैल्वेनोमीटर, ये ऑप्शन नंबर तीनों क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो परिपथ का मतलब क्या होता है भाई, परिपथ जो होता है, परिपथ का मतलब होता है रास्ता। परिपथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। अब परिपथ का मतलब तो रास्ता होता है, तो विद्युत धारा का मान पूछ रहा है कब, जब लघु पथन हो तब। तो लघु पथन का मतलब होता है कि विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है, घर में जो वायरिंग होता है, उसमें अचानक किसी कारणवश यदि 2 तार आपस में सट जाता है तो क्या होता है, या तो जो है शॉर्ट सर्किट लगेगा, या तो उस वक़्त भी जो है क्या होता है, वोल्टेज काफ़ी बढ़ जाता है ना? यानी कि 440 हो जाता है तो भी वोल्टेज जो है क्या हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। अब लघु पथन उसी को बोलते हैं, यानी कि किसी कारणवश जो है 2 गो तार सट गया, 440 हो गया, अचानक वोल्टेज बढ़ गया। उस वक़्त वोल्टेज कम नहीं होता है, जब 2 गो तार आपस में सटता है तो वोल्टेज बहुत बढ़ जाता है ना? तो वही कह रहा है, जब उस तरह का मामला हो तो अब क्या होगा, विद्युत धारा का मान तो बढ़ जाएगा, मतलब बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। बहुत कम गलत है, शून्य गलत है, कोई नहीं भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्न में से कौन सा पद, मतलब 4 गो ऑप्शन जो दिया है, इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो विद्युत परिपथ के लिए लागू नहीं होता है, विद्युत शक्ति को वह शो नहीं करता है, वह उस पर विद्युत परिपथ में, विद्युत के रास्ता में जो है विद्युत शक्ति पर लागू नहीं होता है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा,
आई स्क्वायर आर जो है यह तो लागू होता है, यह फॉर्मूला भी होता है। उसके बाद भी आई जो है यह फॉर्मूला भी होता है, यह भी लागू होता है। उसके बाद भी स्क्वायर बाई आर है, यह भी लागू होता है क्योंकि यह भी फॉर्मूला होता है विद्युत धारा में, है ना? एक जो है यहाँ पर आई आर स्क्वायर, याद रखिए आई स्क्वायर आर होता है, भी आई होता है, भी स्क्वायर बाई आर होता है, लेकिन आई आर स्क्वायर यह फॉर्मूला ही गलत है, इसलिए यह क्या है, लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो कोई नहीं ये भी गलत हो जाएगा, इसमें तो जरूर एक है। ऑप्शन नंबर सी दोनों भी नहीं होगा, कोनो एक गो होगा, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। अब रहा बात यहाँ पे वास्तविक और काल्पनिक, तो याद रखिए समतल दर्पण जो होता है उससे हमेशा जो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, फोटो, है ना? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है भाई, काल्पनिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो 1 वोल्ट का परिभाषा क्या है भाई? 1 वोल्ट बराबर क्या है होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम्ब, ये तो याद रखना होगा। 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम्ब। क्या होता है भाई? 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम्ब होता है ना? जूल प्रति कूलम्ब होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जूल प्रति सेकंड गलत हो जाएगा, 1 जूल प्रति एम्पियर गलती हो जाएगा और कोई नहीं, तो ये तो सीधे-सीधे गलत है भाई यहाँ पर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? भाई उधर इससे पहले ही क्वेश्चन आ चुका था जिसमें हमने चर्चा किया था, उसमें आया था विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, हमने पहले चर्चा कर दिया है, इसलिए इसके बारे में पूरा चर्चा नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है प्रकाश के अपवर्तन, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो याद रख कीजिए, हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जब बताया है उसी वक्त अपवर्तन का चर्चा किया है कि वहां भी प्रकाश के अपवर्तन का परावर्तन का नियम 2 होता है, तो अपवर्तन का भी नियम कितना होता है, 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है भाई? तो प्रिज्म जो होता है उसे प्रकाश का कौन ऐसा जो है इसमें से घटना होता है? तो याद रखिए चारों ऑप्शन में जो दिया हुआ है, तो याद कीजिए हमने प्रिज्म पर चर्चा भी किया था कि एक प्रिज्म से जो है एक श्वेत प्रकाश को हम गुजार रहे हैं, तो गुजारने के बाद यह जो है सातों रंग में यह जाकर एगो पट्टी पर क्या हो जाएगा, बँट जाएगा ये, है ना? 7 रंग में इसका विक्षेपण हो जाएगा, यह वर्ण जो है इसको वर्ण बोलते हैं, ये रंग जो है 7 रंग में बँट जाएगा। तो परावर्तन नहीं, परावर्तन गलत हो जाएगा, अपवर्तन भी गलत हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं तो नहीं, तो वर्ण विक्षेपण होगा, क्या होगा भाई? वर्ण विक्षेपण, क्योंकि वर्ण ये है, वर्ण का मतलब होता है रंग, मतलब एगो ये क्या है, श्वेत प्रकाश एगो रंग है ना है, यह 7 रंग में अपने जाके जो है 7 रंगों से मिलकर बना रहता है ये श्वेत प्रकाश, यह जाकर एगो पर्दा पर जाके प्रिज्म से अगर गुजारा जाता है तो क्या होता है, 7 रंगों में बँट जाता है, मतलब विक्षेपण हो जाता है। तो प्रिज्म से कहा, प्रिज्म लगा दिया ऑप्शन, इसीलिए प्रिज्म से यहाँ वर्ण विक्षेपण इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, किसका?
प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो याद कीजिए, पहले ही हमने चर्चा किया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर, है ना? और ओम का हमने फोटो भी आपको बना के दिखाया था ऐसे, 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 है ना? तो ओम सॉरी कह रहे हैं, प्रतिरोध जो होता है इसका, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का ऐसे मात्र क्या होता है? ओम होता है। और हमारा अब आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कहता है विद्युत परिपथ में धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत परिपथ में धारा की माप किससे की जाती है? तो इसमें दिया है वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, आमीटर, कोई नहीं। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एमीटर। विद्युत परिपथ में धारा की माप, याद रखिए हमने बताया था पहले भी कि विद्युत परिपथ में जो धारा की माप होती है, यानी विद्युत परिपथ में धारा की जो माप की जाती है, उस यंत्र को ही हम क्या बोलते हैं? आमीटर बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? आमीटर बोलते हैं। विद्युत परिपथ में धारा जो मापा जाता है, उसको हम आमीटर बोलते हैं। और आमीटर के लिए संकेत क्या होता है? तो एगो सर्किल होता है, ऐसे ऐसे बनाया रहता है, उसमें ए लिखा रहता है, आमीटर। तो विद्युत परिपथ में धारा की माप जो होती है, एमीटर से की जाती है। बाकी के लिए हमने पहले ही चर्चा कर दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है भाई? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, कोई नहीं? नहीं तो दोनों तो ऑप्शन नंबर यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कोई नहीं, एगो जरूर होगा इसमें। सीधा या उल्टा? तो याद रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन करना। जो आप सोचते हो, जो आप इमेजिन करते हो, जो आप कल्पना करते हो। जैसा सोचिए कि आप घर से निकले बाजार के लिए, पैदल गए, कहीं पे गड्ढा आया तो पैर पड़ गया और गिरते-गिरते आप बच गए, और फिर घर पे आकर के जो है आप सोचे ज़रा-सा कुछ देर के लिए कि आप वहाँ पे कैसे गिरते-गिरते बचे हैं। मतलब यह आपका कल्पना करना हो गया, और आपको वह सीधा दिखाई देगा, उल्टा नहीं दिखाई देगा। है ना? इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब का मतलब इमेज होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है इसलिए कि देखिएगा ऐनक के सामने आप खड़ा होके देखिएगा, या फ़ोटो अगर खिंचाता है, तो उसमें दाहिना हाथ बायाँ होता है और बायाँ हाथ दाहिना होता है, गौर कीजिएगा तो। है ना? इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक इमेज जो होता है वह उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कहता है गोलीय दर्पण का फोकसांतर, उसके फोकसांतर एफ जो होता है, उसके वक्रता त्रिज्या आर का कितना गुना होता है? गोलीय दर्पण जो होता है उसका फोकसांतर एफ, उसके वक्रता त्रिज्या एफ, वक्रता त्रिज्या आर का कितना गुना होता है? तो इसके लिए तो आपको पहले फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए। आर बराबर 2F, आर बराबर 2F, या F बराबर आर बट्टा 2, F बराबर आर बट्टा 2, यानी आर में 1/2 गुना है ना? आर में 1/, आर में कितना है भाई? आर में यहाँ पे r गुना 1/2 है। अब वही कह रहा है कि गोलीय दर्पण जो होता है उसका फ़ोकस जो होता है, ये फ़ोकस फोकसांतर उसका वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो वक्रता त्रिज्या का यहाँ पे 1/2 गुना, मतलब 1/2 का मतलब आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना? तो इसके लिए आपको ये फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए कि R बराबर 2F या F बराबर R/2। इससे आप कह सकते हैं कि आधी होती है, तो गोलीय दर्पण की फ़ोकस जो है उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब त्रिज्या का आधा गुना होता है, मतलब उसमें आधा 1/2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कहता है विद्युत फ्यूज जो होता है, फ्यूज जो लगा रहता है घर में, जो है स्विच बोर्ड में जो विद्युत फ्यूज जो लगा रहता है, जो सुरक्षा के लिए लगाया गया रहता है ना? उसको जो है विद्युत फ्यूज, विद्युत धारा जो होता है उसके किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, वह चुंबकीय नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। वह कोई रासायनिक नहीं होता है, मतलब रिएक्शन वाला नहीं होता है ना?
रासायनिक अभिक्रिया वाला वह नहीं है, केमिस्ट्री का चीज़ नहीं है, इसलिए रासायनिक वाला नहीं, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा और कोई नहीं तो सीधे-सीधे गलत है क्योंकि एगो तो है इसमें जो होगा, तो वह होता है ऊष्मीय, यानी विद्युत फ्यूज़ जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको एक बात बताएँ ज़रा-सा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको क्या कीजिए भाई, एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा-सा कमेंट कीजिए, है ना? इससे क्या होगा कि हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम क्रिएटर लोगों के लिए यानी यूट्यूब जो बना पर क्रिएट करते हैं, क्रिएटर उसको बोलते हैं, उसके लिए मोटिवेट क्या है आप जो ये सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वही उनके लिए मोटिवेशन होता है, मोटिवेट होता है आपके द्वारा। आप वो करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और ऐसे ही अच्छा-अच्छा वीडियो बनाएँगे और मैं आपको बता दूँ कि मैं भी एक खुद क्या हूँ भाई नियोजित शिक्षक ही हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं जो क्वेश्चन बनाऊँगा नहीं, वो बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा क्योंकि मुझे भी आपके तरह ही खुद एग्ज़ाम देना है। इसलिए अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध वही ओम वाला प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो उसके लिए जो है सूत्र होता है R बराबर V बाई I। R बराबर V बाई I अगर याद रहे आप या V इज़ इक्वल टू आई आर याद रहे, तो आप ये निकाल सकते थे V बराबर आई आर अगर याद रहे, तो V बराबर आई आर तो देखिए R बराबर V बाई I, R बराबर V बाई I हो जाएगा। लेकिन R बराबर यहाँ R बराबर ये V बराबर आई आर, ये R बराबर V आई नहीं, ये गलत हो जाएगा और R बराबर I बाई V नहीं, R बराबर I बाई V नहीं, V बाई I होता है। ये वाला याद रहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, उस हिसाब से ये भी गलत हो जा रहा है और कोई नहीं तो खैर ये सीधे-सीधे गलत हो जाएगा। ये अगर याद रखते हैं आप फ़ॉर्मूला V बराबर आई आर तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जा रहा है, कैलकुलेट कीजिएगा तो। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जा रहा है, कैलकुलेट कीजिएगा तो। इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है, यह सही हो रहा है कि आर बराबर वी बटा आई, इसलिए यह बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा 20 क्वेश्चन जो है आज के सेट में समाप्त होता है। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट जो है सेट में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।